नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी आंचल कुंवर। और आज जब हम नया सवेरा की बात करते हैं तो हर एक दिन के साथ नई उम्मीदें नजर आती हैं, नए सपने हैं और एक नई शुरुआत होती हुई नजर आती है। लेकिन आज की जो सुबह है वो आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आई है, ये नया सवेरा में आपको बताएंगे। खबरों की दुनिया की अगर बात की जाए वहाँ आज क्या नया रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल, बात होगी प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते हुए भारत की, और साथ ही आपको बताएंगे फीफा का फीवर, क्योंकि बहुत रोमांचक मैच है आज, जहां तमाम जो फुटबॉल प्रेमी हैं उनके लिए आज है बड़ा दिन। डालेंगे टेक टॉक पर नजर, बात होगी वर्ल्ड वॉच की, लेकिन सबसे पहले हम डालते हैं नजरें इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। संसद का मानसून सत्र कल से। सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी राजनीतिक दलों के साथ संसद के सुचारू संचालन में सहयोग पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर होंगी रवाना। तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापार, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति की करेंगे समीक्षा। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। ज़ंजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति और निवेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य में सहयोग बढ़ाने को लेकर होगी चर्चा। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर भीषण हमले जारी। ईरान ने अमेरिका के साथ हुए अंतरिम समझौते को किया निलंबित। शांति की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका। और फीफा विश्व कप का महामुकाबला आज। खिताबी मैच में स्पेन और अर्जेंटीना होंगे आमने सामने। वहीं इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर हासिल किया तीसरा स्थान। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संसद के मानसून सत्र को लेकर, जो कि कल से शुरू हो रहा है। और इससे पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों के संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। और वहीं मानसून सत्र में लोकसभा में सांसदों के बैठने का गणित बदल गया। अब 48 सांसदों की सीटिंग में बदलाव आया है। ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले टीएमसी के 20 बागी सांसदों को लोकसभा में अलग से बैठने की मंजूरी मिली। 15 जून को तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया से विलय कर लिया था। 8 जून को टीएमसी के लोकसभा के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया था। वहीं अगर बात की जाए सांसदों और टीएमसी की पूर्व नेता कपिल घोष दस्तीदार ने कहा था कि सांसदों के साइन वाला पत्र लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेज दिया था। बाकी सांसदों के नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय इन्होंने किया था। वहीं आपको बता दें इस दौरान डीएमके के 22 सांसद जो कि अलग बैठे नजर आएंगे। वहीं 48 ऐसे कुल सांसद हैं जिनकी सिटिंग में बदलाव किया गया और एक नया गणित अब नजर आता है। टीएमसी के 20 सांसद हैं जो कि अलग बैठे हुए आज हम देखेंगे इस नए सत्र में जब शुरुआत होगी। अब एनसीपीआई के साथ होंगे ये 20 सांसद, क्योंकि इन्होंने विलय की बात कही थी। और वहीं उद्धव गुट के भी 6 सांसद हैं जिन्हें शिवसेना में जो विलय है वो मंजूर किया है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव गुट के जो 6 बागी सांसद हैं उन्हें मान्यता दे दी है। 22 जून को उद्धव के साथ छोड़कर जो 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हुए थे, ये सांसद अब शिंदे गुट के साथ संसद में बैठेंगे। वहीं डीएमके के 22 सांसद अब विपक्ष से अलग होकर बैठेंगे। तो एक तरीके से देखें तो समीकरण बदले हुए नजर आएंगे जब हम बात करते हैं लोकसभा में जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसे लेकर, क्योंकि जो 2 पार्टियां हैं उनसे बागी सांसद टूटकर उन्होंने अपना अलग अलग जो गुट बनाया है
उसके बाद ये बदले हुए समीकरण जो हैं उन्हीं के साथ मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। और लोकसभा में मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी एनडीए के पास 317 सांसदों का समर्थन है। वहीं इंडी ब्लॉक के 183 सांसद हैं, आप देख सकते हैं। 39 अन्य सांसदों के अलावा 3 रिक्त स्थान हैं। इसमें बशीरहाट, शिलोंग और नौगांव की सीटें हैं जो सांसदों के निधन या इस्तीफा देने के कारण खाली हो गई हैं। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है वो आप देख सकते हैं। एनडीए 317, इंडी ब्लॉक 183, अन्य 39 और जो रिक्त हैं यानी जो खाली हैं अभी वो 3 सीटें हैं। मौजूदा स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ नजर आती है। तो टीडीपी 16, शिवसेना 13, जेडीयू 12, एलजेपी 5, जनसेना 2, जनता दल सेकुलर 2, आरएलडी 2, आजसू अपना दल जो है उसके पास 1 सीट है। और आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से जो मौजूदा स्थिति है एनडीए की 317 सीटें हैं, इसमें वो 317 सीटें कैसे, क्योंकि एनडीए में भी उसकी जो क्षत्रिय दल हैं उनकी हम आपको सेटिंग अरेंजमेंट बता रहे हैं कि भाजपा के पास 239, जनसेना 2, एचईपी के पास 1 है, हम की बात की जाए तो 1, जनता दल सेकुलर के पास 2, आरएलडी 2, शिवसेना 13, जेडीयू 12, आजसू 1, एसकेएम 1, टीएमसी से जो अब अलग गुट बन गया है उसके भी सांसद हैं। तो लोकसभा में मौजूदा स्थिति ये एनडीए की थी। अगर इंडी ब्लॉक की बात की जाए तो कांग्रेस के 98, सपा इनके साथ क्योंकि है तो 37, तृणमूल के 8, एनसीपी जो शिंदे जो एससी है उसके पास 8, सीपीआईएम 4 और आरजेडी 4। और लोकसभा में अगर अन्य की बात की जो 39 सीटें हैं उसमें डीएमके, एएसपी, यूपीपीएल, वाईएसआरसीपी, एआईएमआईएम, जेडपीएम, आप, शिरोमणि अकाली दल और आईएनडी के 5, यानी कि इसके बाद भी 3 स्थान खाली रह जाते हैं। तो ये स्थिति है इंडी गठबंधन की जब हम लोकसभा में मौजूदा स्थिति की बात करते हैं। तो बिल्कुल ये मौजूदा स्थिति तो आपने जान ली, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार 5 विधेयक पेश करने जा रही है। इनमें सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाने, आयकर संशोधन, जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमों से जुड़े विधेयक शामिल हैं। लोकसभा सचिवालय की ओर से मॉनसून सत्र को लेकर संभावित सरकारी कार्यसूची जारी की गई है। कार्यसूची के अनुसार सरकार इन सभी विधेयकों को इसी सत्र में पारित कराने की तैयारी में है। सरकार आयकर संशोधन विधेयक 2026 भी पेश करेगी, जो सरकारी प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को कर छूट देने के प्रावधान को औपचारिक रूप देने के लिए लाए गए अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 ये विधेयक ही अध्यादेश का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 चीफ जस्टिस सहित करने का प्रावधान है। और वहीं जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक की अगर बात की जाए, जिसे पेश करने का और विचार के साथ पारित करने के लिए इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाना है। साथ ही राष्ट्रीय सम्मान अनादर रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पेश करने, उस पर विचार करने और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ये विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रावधान करता है। इसके माध्यम से सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने में दंडनीय अपराध बनाना चाहती है। साथ ही अगर देखा जाए तो ये अहम विधेयक जिनको पेश किया जाएगा। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और आज संसदीय दल की एक अहम बैठक भी बुलाई गई है, लेकिन क्या माना जाए बैठक में विपक्ष क्या क्या मुद्दे इस दौरान उठा सकती है? मुकुल, जब भी कोई संसद का सत्र शुरू होता है तो उससे ठीक पहले सरकार की तरफ से जो सभी प्रमुख दल है उनकी एक बैठक बुलाई जाती है। उनके जो सदन के नेता हैं उनकी बैठक बुलाई जाती है और उसमें जो एजेंडा है सत्र का वो साझा किया जाता है और सहयोग की अपील की जाती है। विपक्ष भी अपने मुद्दे बताता है कि वो किन किन मुद्दों पर चर्चा चाहता है, किन पर वो ज्यादा जोर देना चाहता है। एक सहमति बनाने की कोशिश होती है जिससे सत्ता और विपक्ष दोनों को एक दूसरे की रणनीति का एक मोटा मोटा खाका पता चल जाता है और सदन को चलाने में सहूलियत होती है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि सहमति बनती है इसमें, लेकिन जब संसद का सत्र आगे बढ़ता है तो टकराव देखने को मिलता है। लेकिन इस तरह की बैठकों से क्या विधेयक सरकार ला रही है इस बात की जानकारी मिल जाती है। किन विधेयकों पर, किन मुद्दों पर विपक्ष का रुख क्या है ये भी स्पष्ट हो जाता है। देखिए, जिन विधेयकों को आपने यहाँ सूचीबद्ध जो किए गए उनको आपने दिखाया,
इससे ज्यादा चर्चा उन विधेयकों की हो रही है जो सरकार कैबिनेट से पारित कराकर सदन में सत्र के दौरान पेश कर सकती है। और चूंकि आप बीते एक हफ्तों की अगर मीडिया की चर्चा को देखें तो सारा कुछ इस बात पर केंद्रित है कि क्या परिसीमन से जुड़ा जो बिल है, जिसमें एक साथ में बिल जो संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, इसमें महिला आरक्षण भी आप देखें देश की लोकसभा और विधानसभाओं में होना है, उससे जुड़ा जो बिल है, क्या सरकार फिर से उस पर विचार करेगी और इसी सत्र में लाएगी? क्योंकि जैसे जैसे एनडीए की संख्या बढ़ रही है, अगर आप पिछले सत्र से इस सत्र में तुलना करें तो बहुत समीकरण बदल गए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट तो बदला ही है, टीएमसी में टूट हुई है, अलग गुट की मान्यता मिली है। आप देखें शिवसेना शिंदे गुट की ताकत बढ़ गई है, उद्धव ठाकरे की शक्ति कमजोर हो गई है। आपने जो इंडी गठबंधन में दिखाया भी कि एनसीपी शरद पवार गुट, उनके भी संकेत मिलने लगे हैं कि अगर 50% वाला जो बात कही गई थी सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीटें बढ़ाने की, उस पर वो विचार करेंगे। तो इंडी गठबंधन में अभी जो आपके कुछ सहयोगी दिख रहे हैं, उनका भी रुख एक तरह से अलग हो सकता है कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से। तो ये बहुत दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी, क्योंकि 2/3 बहुमत की ओर लोकसभा में और राज्यसभा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सरकार। क्योंकि अगर कुछ दल सदन में उपस्थित नहीं होते हैं, कुछ और दलों का समर्थन मिल जाता है। जैसे डीएमके है, डीएमके कभी नहीं चाहेगी कि अब वो कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आए। उनके अपने मुद्दे होंगे, तो क्या उनसे कोई बातचीत चल रही है? इसके साथ ही साथ अन्य दल भी है, इंडी गठबंधन से एनसीपी शरद पवार हमने बताया ही, इंडिपेंडेंस है और बाकी दल हैं। तो हो सकता है कि बहुमत के जो 2/3 आंकड़े हैं उसके बिल्कुल आसपास बीजेपी, एनडीए और उनके सहयोगी दल नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने संख्या में दिखाया है कि 317 तक तो आधिकारिक तौर पर एनडीए का आंकड़ा पहुंच गया है लोकसभा के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। हम जानते हैं कि अब जो नंबर है, यानी कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जिस तरह से कई बागी सांसद पार्टी से छोड़कर शामिल हुए हैं, वो समीकरण बदल गए हैं। अब ये नंबर का जो गेम है, क्या जो तमाम जब हम विधेयकों की बात करते हैं जो राष्ट्रहित जनहित से जुड़े हुए हैं, उस पर कितना असर डालेगा, ये हम इस बार के मानसून सत्र में देखेंगे। और जिस तरह के संकेत शैलेंद्र ने भी दिए कि जो समीकरण है और बदलता हुआ नजर आ सकता है, फिलहाल देखना होगा सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है और उसके बाद किस तरीके से सत्र जो है उसकी शुरुआत होती है। फिलहाल नया सवेरा में हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ, सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है, इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। और अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो आज मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना होंगी। उनकी यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। वहीं रोमानिया की ये 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा है।
इससे पहले 1994 में भारतीय राष्ट्रपति ने रोमानिया की यात्रा की थी। राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी यात्रा के पहले चरण में मोल्डोवा पहुंचेंगी। वहां राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इसके अलावा मोल्डोवा के प्रधानमंत्री और संसद अध्यक्ष इगोर डोडसू से भी मुलाकात करेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा बेहद अहम है। यात्रा से पहले डीडी न्यूज ने रोमानिया और मोल्डोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने भारत और इन देशों के बीच मजबूत होते राजनयिक संबंधों, व्यापार, संस्कृति और आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ईस्टर्न यूरोप के 3 देशों का महत्वपूर्ण दौरा कर रही है, जिसमें रोमानिया हो, मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया के एम्बेसडर जो रोमानिया और मोल्डोवा के हैं, डॉक्टर मनोज कुमार मोहपात्रा। एम्बेसडर साहब, आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि ये जो दौरा हो रहा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट का, ये कितना महत्वपूर्ण है और इससे बायलैटरल रिलेशंस जो इंडिया रोमानिया और इंडिया मोल्डोवा के हैं वो कितनी स्ट्रेंथन होंगी? ये महत्वपूर्ण इसीलिए है कि जो कंपोनेंट हम चाहते हैं हमारा वो सारे वो कंपोनेंट उसमें है। संपूर्ण विजिट हो रहा है। ये बिजनेस कंपोनेंट भी है, कम्युनिटी का कंपोनेंट भी है, पार्लियामेंट कंपोनेंट भी है एंड लीडरशिप का जो एंगेजमेंट है, नया कैसे आइडिया जो होगा। एंड इस दौरान भी हम जो कर रहे हैं जो पीपल टू पीपल कनेक्शन को जो स्ट्रेंथन करने के लिए मोल्डोवा में हमारा लगभग 1800 का 1900 का आसपास में जो इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर हायर स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलर मेडिसिन और वेटरनरी साइंस में कर रहे हैं। जो पीपल टू पीपल कनेक्शन जो हो रहा है, हम चाहते हैं कि और उसको आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट भी इंडिया में आए। अभी इंडिया के स्टूडेंट काफ़ी आदमी गए थे योगा एंड आयुर्वेद को पढ़ने के लिए। हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारा कंपनी जो इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, whether health sector, agriculture sector, education sector or any sector that we are talking about, artificial intelligence का जहाँ पर यूज हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा कंपनीज यहाँ पर भी यूज करें। एंड डिफेंस एक नया है। जब हमने खुद आत्मनिर्भर बन गए, डिफेंस का इक्विपमेंट्स हम खुद हमारे लिए मैन्युफैक्चर करें, हमारा कंपनीज दे वांट टू कम हियर, वहाँ पर आने के वहाँ पर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। भारत के जो बायलैटरल रिलेशन है इन कंट्रीज़ के साथ और यहाँ पे किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देशवासियों को मिल रही है, तो इन सब चीज़ों पे बात हुई एम्बेसडर साहब के साथ, कैमरामैन पुत सिंह नेगी के साथ। मैं शबीर डार, डीडी न्यूज़, मोल्डोवा। तो दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ भारत के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और इन रिश्तों को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 से 21 जुलाई तक नॉर्थ मैसेडोनिया की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर रहेंगी। और आपको बता दें, किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की है इस देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इस दौरे में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देने पर विशेष जोर रहेगा। आइए लेते हैं और जानकारी इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नॉर्थ मैसेडोनिया के 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगी। ये दौरा ऐतिहासिक है एवं भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच बढ़ती दोस्ती और भारत और यूरोप के बीच बढ़ते एंगेजमेंट का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। इस दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। यूरोपीय संघ के बाजार तक शुल्क मुक्त निर्यात की सुविधा होने के कारण नॉर्थ मैसेडोनिया भारतीय कारोबारियों के लिए यूरोप में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण द्वार बनकर उभर रहा है। ये यात्रा बाल्कन क्षेत्र के देशों के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को भी और मजबूत करेगी। The state visit of Honorable Rashtrapati ji to North Macedonia will be historic, as it would be the first ever bilateral visit by an Indian president to that country. During the visit, Honorable Rashtrapati ji will hold one-to-one and delegation level talks with the President of North Macedonia, who will also host a banquet in her honor. The President will meet Prime Minister and President of the Parliament of North Macedonia. She will also have an interaction with the business representatives and the Indian community. Honorable President will address a business forum along with the Prime Minister of North Macedonia.
राष्ट्रपति मुर्मू का ये दौरा यूरोप के साथ भारत की लगातार बढ़ती रणनीतिक भागीदारी का भी संकेत है। इसी वर्ष भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर बातचीत पूरी हुई है, लेकिन भारत और यूरोप के बीच सहयोग केवल FTA तक सीमित नहीं है। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, संपर्क और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और व्यापक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। In our engagement with Europe in the last few years, there is a complete transformation. With the European Union as such, we have the various dialogue mechanisms which we have put in place, the agreements we have entered into, like the FTA, our engagement is not limited to big European countries. Now it is with every country of Europe. भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया की दोस्ती भविष्य की ओर ओरिएंटेड है। राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे के दौरान कई क्षेत्रों में हम सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि उद्योग, टूरिज्म, सिनेमा और कल्चर। कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ स्कोपिये, नॉर्थ मैसेडोनिया से DD न्यूज के लिए मैं जयंती झा। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज अंतिम दिन है। गृहमंत्री आज राजधानी कोलकाता में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गृहमंत्री एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिति का बारीकी से आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही विकास और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अमित शाह कोलकाता के अलीपुर स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित देश के पहले म्यूजियम ऑफ वर्ड के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देने के लिए गृहमंत्री कोलकाता के बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में अमूल डेयरी के अत्याधुनिक दही प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के तहत कोलकाता में दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन किया जाएगा। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सहित सहकारिता क्षेत्र के कई दिग्गज और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल कहा कि 3 नए आपराधिक कानून भारत की न्याय प्रणाली को तेज, ज्यादा पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाकर बदल रहे हैं। अमित शाह ने ये बात सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल सरकार के ब्रांच सचिवालय उत्तर कन्या में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करने के बाद कही। बैठकों के बाद जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में राज्य में नए आपराधिक कानूनों को लागू होने की समीक्षा की गई है। अमित शाह ने भरोसा जताया कि 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने से सुशासन का एक नया दौर शुरू होगा और पश्चिम बंगाल के लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सौरभ दत्ता जुड़ रहे हैं। सौरभ, गृह मंत्री का जो ये बंगाल दौरा है उसमें सीमा सुरक्षा से लेकर कानून व्यवस्था तक सभी की समीक्षा करते हुए वो नजर आएंगे। साफ तौर पर ये क्या दर्शाता है कि किस तरह से कानून व्यवस्था को बंगाल में और सुदृढ़ करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों सामंजस्य बिठाकर काम कर रही हैं। चल मुकुल, देखिए आज गृह मंत्री अमित शाह का अगर आप 2 जो प्रोग्राम है उस पर अगर आप नज़र डालेंगे तो पहली जो प्रोग्राम है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर है। बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है इसके ऊपर एक बैठक है। और अंत में जो प्रोग्राम है वो विकास से जुड़ा हुआ है और वो एक नया प्लांट जो खड़ा हो रहा है बंगाल में, उसमें भी 700 करोड़ की लागत आएगी हावड़ा के सकराइल में। तो ये जो सारी जो बातें हैं, एक तरफ बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसकी स्थिति की जो इम्प्रूवमेंट है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ विकास का भी जो गाड़ी है वो चल पड़ा है बंगाल में और उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और ये काफ़ी एक बड़ी बात है कि एक राज्य में एक प्लांट उद्घाटन होता है और उसमें खुद गृह मंत्री हाजिर होते हैं। इसमें सारे देश के जो उद्योगपति है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पास भी एक मैसेज जाता है कि अभी नया डेस्टिनेशन बंगाल है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, कारखाने लगवाने हैं, तो आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर बिजनेस कीजिए, क्योंकि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था जिसको लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट को काफ़ी नाराज़गी थी, काफ़ी सारे उनके बातें थे बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर, उन सारी स्थितियों का अब खात्मा हो चुका है और आप आइए यहाँ पर बिजनेस कीजिए। अगर आप पिछले 2 महीने में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये प्लांट नहीं है, जो अमूल का जो प्लांट है वो प्लांट नहीं है, उसमें तो 700 करोड़ की लागत है। पिछले शुक्रवार को ही बांकुड़ा के मेजिया में स्टील का एक बड़ा 15,000 करोड़ का एक निवेश का एक भूमि पूजन हुआ है।
उसी मंच से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सिर्फ ये नहीं, अगले महीने दुर्गापुर में भी एक प्लांट का उद्घाटन है, प्लांट का शिलान्यास है, भूमि पूजन है। और ये कुल मिलाकर जो कहा जा रहा है कि एक बड़ी लागत, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो मित्सुबिशी हो, चाहे वो अदानी का हॉस्पिटल हो, इन सारी बातों को लेकर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स में से अगर आप देखेंगे, अगर मैं एक एक को बोलूं कि साम स्टील के मैंने बोला कि 15,000 करोड़ का निवेश है। डानकुनी में जो होशियारी जो इंडस्ट्री है, लाक्स कोसी का जो है उद्घाटन शिलान्यास हुआ है, उसमें 600 करोड़ का निवेश का दावा किया गया है। फ्यूजन CX का 100 करोड़ का है। यहाँ से 9,000 लोगों का अधिक लोगों का रोजगार का संभावनाएं है। लार्सन टूब्रो का 4,500 करोड़ और बर्गर पेंट्स का 1,600 करोड़, ITC का 2,300 करोड़, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का 832 करोड़। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और जिस मंच से मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि अगर आपको अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो आप सीधे पुलिस के पास आइए, और अगर जो डिस्टर्ब करेगा उसकी जेल जाना तय है। मतलब एक कड़ी मैसेज, जो हुलीगन्स है, जो कल्चर पिछले 15 साल में थे, उसका जो खात्मा होना है, उसमें स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया जा रहा है। तो इससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी काफी सारे खुश है, और वो भी मंच से ही बोल रहे हैं कि और भी सारे। अब पश्चिम बंगाल जो है सुशासन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, काफ़ी अहम हो जाता है। फिर चाहे कानून व्यवस्था की सख्ताई की बात की जाए, तमाम विकास परियोजनाएं, जिसके चलते एक बड़ा बदलाव वहां देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुकुल, इसमें देखिए, जो एक कट मनी कल्चर था पश्चिम बंगाल में, उसका अंत हुआ और सहकार से समृद्धि की एक नई कहानी के लिए लिखने के लिए इस वक्त पश्चिम बंगाल तैयार खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और आइए अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, ज़ंजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली बिफ्नी 17 जुलाई से भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। डॉक्टर हुसैन अली बिफ्नी का शनिवार शाम को नई दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपने दौरे के तीसरे दिन आज राष्ट्रपति बिफ्नी नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ भविष्य में सहयोग के नए रास्ते तलाशने को लेकर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर बिफ्नी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि यात्रा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को लगातार मिल रही नई गति का प्रतीक है। साथ ही दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे पीपल टू पीपल कनेक्ट और वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के साझेदारों के रूप में साझा प्राथमिकताओं को भी ये यात्रा मजबूत करती हुई नजर आएगी। और आइए अब बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। तो विश्व कप का फाइनल, एक ट्रॉफी, 2 दिग्गज और इतिहास रचने का मौका। दुनिया की नंबर 1 टीम अर्जेंटीना और दुनिया की नंबर 2 टीम स्पेन होंगी आमने सामने। बिल्कुल। विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े महासंग्राम के लिए अगर बात की जाए, दोनों टीमें आमने सामने होंगी। एक तरफ मेसी, जिनकी नज़र लगातार दूसरा विश्व कप जीतने पर है, अगर दूसरी तरफ युवा जोश से भरी स्पेन की टीम की बात की जाए, वो भी दूसरी बार विश्व कप जीतकर नए युग की शुरुआत करना चाहती है। यूरोप बनाम दक्षिण अमेरिका, पोजीशन बनाम काउंटर अटैक। फीफा विश्व कप का कारवां अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। एक तरफ है मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना, तो दूसरी तरफ है यूरोप की नई ताकत स्पेन। एक और लियोनेल मेसी का आखिरी विश्व कप और लगातार दूसरी ट्रॉफी का सपना। दूसरी ओर युवा स्पेन की टीम दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इतिहास लिखने को तैयार है। यह सिर्फ एक फाइनल नहीं, 2 खेल शैली, 2 महाद्वीपों और 2 पीढ़ियों के बीच की सबसे बड़ी टक्कर है। अर्जेंटीना अगर यह मुकाबला जीतता है तो लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतकर 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद ऐसा करने वाली पहली टीम बन जाएगा।
वहीं स्पेन 2010 के बाद अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा। दोनों टीमों ने फाइनल तक का सफर शानदार अंदाज में तय किया है। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, जबकि स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया। पूरे टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने अपने सभी 7 मुकाबले जीते हैं, जबकि स्पेन 6 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अजेय रहते हुए फाइनल तक पहुंचा है। अटैक बनाम डिफेंस। इस महामुकाबले की सबसे बड़ी कहानी होगी अर्जेंटीना का तूफानी अटैक बनाम स्पेन की लोहे जैसी डिफेंस। अर्जेंटीना टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीमों में शामिल है, जबकि स्पेन ने सबसे कम गोल खाए हैं और 5 क्लीन शीट के साथ अपनी रक्षात्मक मजबूती का दम दिखाया है। स्पेन का पोजीशन गेम विरोधियों को थका देता है, जबकि अर्जेंटीना के तेज काउंटर अटैक कुछ ही सेकंड में मैच का रुख बदल सकते हैं। यह मुकाबला दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 टीमों के बीच है, इसलिए हर पास, हर टैकल, हर सेव और हर गोल इतिहास का हिस्सा बन सकता है। दोनों गोलकीपर शानदार फॉर्म में हैं और फाइनल का दबाव उनके धैर्य की भी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। अनुभव बनाम युवा जोश। फाइनल में अनुभव और युवा जोश की भी सीधी भिड़ंत होगी। एक तरफ मेसी हैं जो अपनी विरासत को अमर बनाने के लिए आखिरी बार विश्व कप ट्रॉफी उठाने का सपना देख रहे हैं। दूसरी तरफ यामाल हैं जो नई पीढ़ी के सबसे बड़े सितारे के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान हमेशा के लिए दर्ज कराना चाहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ 90 मिनट या शायद उससे भी ज्यादा समय में मिलेगा, जब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक टीम का नाम दर्ज हो जाएगा, विश्व विजेता के रूप में। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर टूर्नामेंट का कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। रोमांच से भरपूर इस मुकाबले में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और खासतौर से मैच के निर्धारित समय तक मुकाबला बराबरी का रहा, लेकिन अतिरिक्त समय में इंग्लैंड ने 97वें और 114वें मिनट में लगातार 2 गोल दागकर 6-4 से जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हारने वाली इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए विश्व कप अभियान का समापन कांस्य पदक के साथ किया, जबकि फ्रांस की टीम को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता न्यूज जर्सी से अभिषेक महाजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर बात की जाए फुटबॉल के महासंग्राम की, किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ अर्जेंटीना की अगर हम बात करते हैं तो लगातार उसके पास मौका है दूसरी बार विश्व कप जीतने का। वहीं स्पेन की भी अगर बात की जाए तो वो भी दूसरी बार कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी जो है पेश करती हुई नजर आएगी। किसका पलड़ा इस बार भारी नजर आ रहा है? लेकिन बिल्कुल मुकुल, अर्जेंटीना और स्पेन बढ़िया मुकाबला होगा। और अर्जेंटीना का हम अटैक देखें तो पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 19 गोल किए हैं। दूसरी तरफ स्पेन को आप देखें तो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है। और दोनों का हम कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर होने वाली है। एक यूरोपियन जायंट्स है, यूरो 2024 जीती थी स्पेन की टीम। एक साउथ अमेरिकन टीम है, उसकी वो जीत चुके हैं वहाँ पे, कोपा अमेरिका चैंपियन है वो वहाँ पे। तो बढ़िया मुकाबला होने वाला है। लेकिन हम टाइम स्क्वायर में है मुकुल, अगर आप देखें यहाँ पर बढ़िया माहौल है और रोमांच अपने चरम पर है। मिक्स क्राउड है, कई लोग अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग स्पेन को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छी तादाद में, काफ़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ उमड़ी है और शायद सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि फुटबॉल का सबसे बड़ा ये स्पोर्टिंग फेस्टिवल है, स्पेक्टिकल है और सब इस पल को जीना चाहते हैं। और यहाँ पर अभी लेट नाइट हो रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शाम हो रही है और सब एंजॉय करना चाहते हैं इस पल को, क्योंकि ये जो पल है ये बार बार आता नहीं है। मेसी सबके फेवरेट है, लमीन यमाल स्पेन की तरफ से सबके फेवरेट, और कुछ इंडियन फैंस भी हमारे साथ हैं। मुकुल, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अर्जेंटीना का सपोर्ट करता हूं, क्योंकि जब मैं फुटबॉल देख नहीं रहा था तो मैंने एक बार मेसी का खेल देखा, तो तब से मुझे खेल पसंद आया, तो आई सपोर्ट फॉर अर्जेंटीना। और पिछले 2 गेम में अर्जेंटीना ने बहुत पिछड़ते हुए लास्ट 15-20 मिनट में 2 या 3 गोल करके मैच जीते हैं नॉकआउट मैच में। सो दैट इज़ अमेजिंग और इसलिए मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट करता हूँ। आप किसको सपोर्ट करते हो? स्पेन।
अच्छा, एक ही फैमिली में अलग अलग सपोर्ट है, तो ये मेरे लिए अपोजिशन स्पोर्टिंग के लिए करती है। ओके, आप स्पेन को सपोर्ट क्यों करते हो? व्हाई नॉट अर्जेंटीना? Because Spain hasn't gotten World Cup, but Argentina has. ओके, तो हाउ डू यू वांट टू चेयर? कैसे चेयर करना चाहेंगे अपनी टीम को? So just enjoy the game and go Argentina, go! अभी वामोस भी आप कह रहे थे, वामोस अर्जेंटीना। ये वामोस, और हम मार्टिनेज और मेसी, ये दो प्लेयर अच्छे हैं क्योंकि इनका तालमेल बहुत बड़ा है उधर, और जब एंड में जब प्रेशर आता है तो दे विल मैनेजिंग वेरी वेल। बिल्कुल मुकुल, क्राउड का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्राउड बटा हुआ है। जो सपोर्ट है, अर्जेंटीना के ज़्यादा सपोर्टर्स हैं। मेसी की जर्सी ज़्यादातर लोगों ने पहनी हुई है और मेसी वर्सेस लमीन यमाल होने वाला है। बैटल ऑफ टू जनरेशंस होने वाला है। मेसी 39 साल के हैं, लमीन यमाल जो है 19 साल के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हीं खिलाड़ियों पर नजरें होंगी। मेसी के अलावा हम देखें, रोमेरो हैं, एमिलियानो मार्टिनेज है, लौटारो मार्टिनेज हैं, जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि जो सपोर्ट है वो अर्जेंटीना की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है और लगातार दूसरी बार अगर वो जीत जाते हैं, तो ब्राज़ील जीता था 1962 में, और अगर वो दूसरी बार लगातार जीत जाते हैं तो एक इतिहास वो ज़रूर रच देंगे। जी अभिषेक, फीफा बड़े उलटफेर का गेम माना जाता है और ऐसे में अगर मेसी की बात की जाए, बतौर कप्तान उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है और इस बार के मैच को उनका हम मान सकते हैं कि आखिरी मैच है, वो चाहेंगे कि वो जीत के साथ इसे ख़त्म करें। उस लिहाज से अगर हम मेसी की ओवरऑल कप्तानी को देखें तो किस तरह से इसे आप आंकेंगे? बिल्कुल कमाल के कप्तान है आंचल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा जो अर्जेंटीना के कोच हैं, उन्होंने पिछले मैच में जब सेमीफाइनल मैच में जब जीत दर्ज की थी, तो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कालोनी ने कहा था कि मेसी का रोल सिर्फ असिस्ट तक और गोल करने तक सीमित नहीं है। उनका जो रोल है टीम को एकजुट करने तक है। उनका जो रोल है वो टीम को पेप टॉक देने का है। उनका होने का फ़र्क है टीम में, उनके होने के मायने ज़्यादा हैं। तो मेसी का रोल है काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसा नहीं है कि वो टीम को सिर्फ पेप टॉक देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मैदान पर बस एज अ कप्तान रहते हैं। उनके आप प्रदर्शन भी देखें, 8 गोल उन्होंने किए हैं। हालांकि आज 6-4 से जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ एम्बापे ने 2 गोल किए, तो वो आगे होंगे गोल्डन बूट अवार्ड की रेस में। लेकिन मेसी अगर 2 गोल कर देते हैं तो दोनों बराबरी पर होंगे, और असिस्ट जो है वो मेसी के ज़्यादा हैं, तो गोल्डन बूट अवार्ड भी वो जीत जाएंगे। और 39 साल के आंचल वो हो चुके हैं, और सब यही चाहते हैं कि, और मोस्ट लाइकली उनका आखिरी वर्ल्ड कप भी है ये, तो सब यही चाहते हैं कि उस पल को वो जी ले, मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप मुकाबला वो देख लें। और मेसी के लिए भी इससे बड़ा मुकाबला हो नहीं सकता है, और बहुत बड़ा मौका है और लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का। और अगर अर्जेंटीना यहाँ पर लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतती है तो इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट मेसी को जाता है, और सही उनके लिए कहा जाता है, गोट उनको सही कहा जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन स्पेन की भी अगर बात की जाए तो एक सरप्राइजिंग फैक्टर लगातार स्पेन के साथ हमने देखा है। उम्मीद क्योंकि नहीं की जा रही थी, लेकिन अब अगर देखें तो क्या यहाँ भी यमाल का जो कमाल है वो नज़र आएगा, और किस तरह की रणनीति अब स्पेन जो है हम मान सकते हैं वो अपनाएगी अर्जेंटीना के खिलाफ? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा मुकुल, पूरे टूर्नामेंट में आप देखें तो स्पेन ने सिर्फ एक ही गोल कंसीड किया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखिए, इतने सारे मैचेस स्पेन की टीम खेल चुकी है और क्वार्टर फाइनल्स में बस एक गोल कंसीड किया है। उनकी शुरुआत कुछ बहुत बढ़िया नहीं हुई थी। कि वर्डे के खिलाफ हम देखें उन्होंने होल्ड कर दिया था, पोर्चुगल के खिलाफ अगर हम देखें तो 1-0 से उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो उनका कैंपेन जो स्टार्ट हुआ, जो पिछला मुकाबला वो जीते, उसमें वो काफ़ी कॉन्फिडेंस स्पेन को मिलेगा, क्योंकि फ्रांस को हराना आसान बिल्कुल भी नहीं था। फ्रांस ये वो टीम है जिसको टूर्नामेंट फेवरेट माना जा रहा था टूर्नामेंट जीतने के लिए। मुकुल, फ्रांस जिस तरह से खेली थी, एक मैच में भी उन्होंने ट्रेल नहीं किया था। नॉकआउट में आप देखें तो उन्होंने एक गोल खाया तक नहीं था। उस टीम को हराने के बाद स्पेन की टीम के हौसले बुलंद ज़रूर हुए होंगे, कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा। और फुटबॉल ऐसा खेल है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो स्पेन टीम ने वो अचीव कर लिया है। और शुरुआत के जो आधा पौना घंटा है ना मुकुल, उसमें सब यही कह रहे हैं कि एनालिस्ट पंडित यही कह रहे हैं कि गोल नहीं होगा, पासिंग गेम ज़रूर खेलेंगे, लेकिन टैकलिंग में, पोजेशन में
स्पेन अर्जेंटीना से काफ़ी आगे है। अर्जेंटीना के पास मेसी है, अर्जेंटीना के पास अनुभव है, क्योंकि 2022 में जो टीम जीती थी ना मुकुल, जो कोर है उस टीम का अर्जेंटीना का वो ऑलमोस्ट वही है, क्योंकि ये वो टीम है अर्जेंटीना जिनको मुकाबले जीतने आते हैं, बड़े मुकाबले जीतने आते हैं। और अर्जेंटीना ने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह वापसी की है, चाहे हम काबो वर्डे के खिलाफ देखें, चाहे हम इजिप्ट के खिलाफ देखें, 79वें मिनट में उन्होंने पहला गोल किया, सेमीफाइनल में 85वें मिनट में पहला गोल किया। तो जितनी तारीफ की जाए अर्जेंटीना की वो कम है। और अर्जेंटीना का फैंस भी कमाल के हैं। 85वें मिनट तक पिछले मैच में गोल नहीं हुआ था, लेकिन हार नहीं मानी थी उनके फैंस ने। तो ये सपोर्ट काफ़ी मायने रखेगा और कड़ा मुकाबला होगा मुकुल, और बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा। इससे बड़ा मुकाबला फीफा वर्ल्ड कप में हो नहीं सकता जी। क्योंकि हम लगातार अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं, अभिषेक तो मेसी तो स्टार है ही, लेकिन अगर यमाल की बात की जाए तो टीम को एकजुट करने में और कहीं ना कहीं प्रेशर ज़रूर होगा, क्योंकि अर्जेंटीना से भिड़ंत है। उस प्रेशर को कैसे कंट्रोल करती हुई टीम नजर आएगी? हालांकि टीम कॉन्फिडेंट है। हाँ बिल्कुल, प्रेशर का खेल होता है और बैटल ऑफ नर्व्स होती है, जो नर्व्स को बेटर कंट्रोल करता है ऐसे मुकाबलों में। क्योंकि जब आप होटल में जाते हैं, होटल से बाहर निकलते हैं, तब सब आपसे यही पूछते हैं, आपका जो हाउस कीपिंग होता है आपके रूम में आता है, सब यही कहते हैं ऑल द बेस्ट, क्योंकि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने आप देखा होगा कि जब प्लेयर्स अपनी टीम बस में चढ़ रहे होते हैं या होटल से बाहर निकल रहे होते हैं, मैदान पे जा रहे होते हैं, तो वो प्रेशर नहीं देखना चाहते। वो प्रेशर उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत कुछ होता है, तो हेडफोन लगा के रखते हैं। इसलिए लगा के रखते हैं क्योंकि वो जो बाहर की जो सारी नॉइज़ है उससे वो दूर रहना चाहते हैं। तो प्रेशर तो बाकायदा होता ही है। लमीन यमाल की आपने बात करी, 19 साल के अभी वो हुए हैं। 19 साल में आप देखिए हम लोग क्या कर रहे थे शायद पता भी नहीं है, लेकिन वो इतनी एक्सपेक्टेशन हो गई है कि वो स्पेन की टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी हो गए हैं 19 साल की उम्र में। उनका कंपैरिजन हो रहा है 39 साल के लियोनेल मेसी के साथ। और मेसी वो खिलाड़ी हैं, लमीन यमाल वो खिलाड़ी हैं जिनके वो आइडल रहे हैं। तो लमीन यमाल की एक फ़ोटो भी बहुत वायरल हो रही है मेसी के साथ की, गोद में उठाया हुआ एक चैरिटी के लिए एक फंक्शन हुआ था जिसमें फ़ोटो शूट हुआ था, जिसमें लमीन यमाल 5-6 महीने के हैं और मेसी है 2007 की बात है। तो आप देखिए कि उनका कंपैरिजन लियोनेल मेसी के साथ हो रहा है, तो वो किस कदर के खिलाड़ी हैं, कितने बड़े खिलाड़ी हो जाते हैं। तो लमीन यमाल अभी तक ऑफ कलर नज़र आए हैं। एक गोल उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में किया है। ओयारज़ाबाल हैं जिन्होंने 5 गोल किए हैं स्पेन के लिए सबसे ज़्यादा। अलग बहुत खिलाड़ी हैं मिडफील्ड में, रॉड्री है, पेड्री है, तो उन पर भी काफ़ी नज़रें होंगी। निको विलियम्स है, उन पर भी काफ़ी नज़रें होंगी। लेकिन लमीन यमाल जाहिर तौर पर प्रेशर होगा, जाहिर तौर पर उम्मीद उनसे सबसे ज़्यादा होंगी। लेकिन मुकाबला जैसे मैंने कहा कांटे की टक्कर होगी और शुरुआत के 20-25 मिनट जो होते हैं ना फाइनल मुकाबलों में खासकर, वो काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। अगर हमने सेमीफाइनल में भी देखा था, स्पेन ने शुरुआती मिनटों में ही गोल कर दिया पेनल्टी के थ्रू। ओयारज़ाबाल ने गोल किया था, उसके बाद पेड्रो पोरो ने गोल किया था हाफ टाइम के बाद। तो इसी वजह से स्पेन को वो बढ़त मिली, स्पेन को वो कॉन्फिडेंस आया। तो शुरुआत के 20-25 मिनट, आधा घंटा बहुत ज़रूरी होंगे। जो उसमें लीड ले लेता है शायद 60-40 मुकाबला उस टीम के पक्ष में हो जाएगा जी। बिल्कुल। तो शुरुआती अगर हम कहें गेम, अभिषेक तो वो टोन सेट कर देता है, लेकिन अगर फैंस की बात की जाए, जो प्रशंसक हैं जिनसे आप लगातार बात कर रहे हैं, फैंस का क्या कहना? क्योंकि जब हम फीफा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो दीवानगी है, ये जो रोमांच है, ये जो प्यार है, वो एक अलग ही लेवल का देखने को मिलता है, खासतौर पर फीफा फीवर को लेकर। हाँ बिल्कुल आंचल, इस समय 11 बज रहे हैं रात के, और फैंस की आपने बात की, प्रशंसकों की आपने बात की, तो मैं एक बार कैमरामैन से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि माहौल आप यहाँ पर देखिए। मैं इस समय टाइम स्क्वायर में हूँ, न्यूयॉर्क का हम कह सकते हैं कि काफ़ी क्राउडेड प्लेस है और बहुत बड़ा लैंडमार्क इसको माना जाता है। आप क्राउड यहाँ पर देखिए, अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अर्ली इवनिंग है, शाम हो रही है। और आप यहाँ पर अर्जेंटीना के सपोर्टर देख लेंगे, आप यहाँ पर स्पेन के सपोर्टर देख लेंगे, और सब आपसे बात करना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि फाइनल के मुकाबले के बारे में उनसे बात की जाए। तो इस कदर की दीवानगी है, इस कदर के फैंस यहाँ पर हैं। और अंचल, इस तरह का सपोर्ट, इस तरह का एटमॉस्फेयर मैंने अपने 18-19 साल के करियर में नहीं देखा। क्रिकेट की दीवानगी
ज़रूर है भारत में, और हम एशियन कंट्रीज़ में देखें, इंग्लैंड हम जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं, अच्छा खासा क्राउड होता है, लेकिन जो फुटबॉल की दीवानगी है और यूएस हम देख भी पा रहे हैं जैसी कंट्री में जहाँ पर एफएल को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जैसा बेसबॉल होता है वो इनका अहम खेल माना जाता है, लेकिन अब यूएस जैसे कंट्री में, न्यूयॉर्क जैसे शहर में अगर आप फुटबॉल का इतना सपोर्ट देख रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि किस तरह की दीवानगी है। फ्लाइट में हमें लोग मिलते हैं, सपोर्टर्स मिलते हैं, कई लोग तो कहते हैं कि हम अपना पूरा ऑफिस, हम अपनी नौकरी छोड़ के आ गए हैं सपोर्ट करने के लिए टीम को, अपनी जेब से खर्चा हो रहा है। एक तो अर्जेंटीना के फ़ैन ये भी कह रहे थे कि आप देख लीजिए कि मैं पूरा ब्रोक हो जाऊंगा, शायद मैं जब वापस जाऊंगा तो दोबारा कमाना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए सपोर्ट ज़्यादा मायने रखता है। आप मैदान में जाते हैं तो क्राउड, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, बज़र्क हो जाता है। क्राउड एक तरह से दीवानगी जो है, जो पागलपन है, वो दिखाई देता है। और 85वें मिनट तक पिछले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने गोल नहीं किया था, लेकिन जो सपोर्ट था अर्जेंटीना की टीम के लिए वो देखने लायक था। और एक बार भी मेरी उन फैंस से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक बार भी उनको ये लगा नहीं कि अर्जेंटीना गोल नहीं कर पाएगी, और सिर्फ 5 मिनट मैच खत्म होने में रखते थे। अगर 5 मिनट में अगर वो गोल नहीं होता तो इंग्लैंड आज शायद सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही होती। तो इस तरह का सपोर्ट है, इस तरह की दीवानगी है अर्जेंटीना के फैंस में, और वो तो सपोर्ट हम अभिषेक देख भी पा रहे हैं ज़्यादा होगा, लेकिन टैक्टिकल पोजीशन की बात करें तो वो उसमें स्पेन ज़रूर आगे है। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन ये जो रोमांच है हर एक घंटे के साथ हम कह सकते हैं बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महासंग्राम में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है और कहीं ना कहीं दोनों ही टीमें जो हैं हम देखेंगे किस तरीके से एक पूरा अच्छा मैच जो है वो हमें देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं दुनिया भर की निगाहें जो हैं जाहिर तौर पर इस फाइनल मुकाबले पर भी टिकी रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी लगातार आपसे अपडेट हम यहाँ लेंगे। तो अब हमने जाना कि किस तरीके से जो फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की अगर बात की जाए किस तरह का रोमांच नज़र आ रहा है दुनिया भर में, और लगातार फैंस की हम बात कर रहे थे वो भी वहाँ हम देख सकते हैं। हाँ, और देखा था कि वहाँ पर किस तरह से मेसी को सपोर्ट करने के लिए वो जो टी शर्ट पहन कर हमने देखा है कि जो फैंस सपोर्ट करते हैं वो दिखाता है उनका वो पागलपन, वो उनका रोमांच और खेल के प्रति प्यार। खासतौर पर अगर बात की जाए फीफा की तो कुछ ही समय वक्त बाकी रह गया है और उस रोमांचक मैच के जिसके लिए पूरा विश्व इंतजार कर रहा है। लेकिन वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे समाचार पत्रों में क्या कुछ खास है आपके लिए। आप भी रहिए नया सवेरा के साथ। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। अब आइए बात कर लेते हैं समाचार पत्रों में कौन सी अलग अलग जो दिलचस्प खबरें हैं आज जो प्रकाशित हुई हैं उनका रुख अब कर लेते हैं। बिल्कुल, पहली खबर हम ले रहे हैं जो कि सारनाथ से जुड़ी हुई है। सारनाथ वो जहां पर अब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और ये खबर बता रही है कि पेरिस में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की 48वीं बैठक है वो होने वाली है रविवार को, और यहाँ पर सूची तैयार की जाती है कि कौन सी ऐसी वो जो साइट्स हैं जिन्हें हम वैश्विक धरोहर मानते हैं। और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि सारनाथ की एंट्री उसमें हो सकती है, क्योंकि सांस्कृतिक लिहाज से जब हम बात करते हैं बहुत प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है सारनाथ, और कैसे नित्य नया नूतन चिर पुरातन की उस धारणा को मजबूत करता हुआ नजर आता है। और सारनाथ ऐतिहासिक और पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने बौद्ध गया की ज्ञान प्राप्ति की थी, तो उस लिहाज से ये है पहली बड़ी खबर।
और मुकुल के पास दूसरी खबर आई, चलते हैं मुकुल के पास। बिल्कुल, अब रुक कर लेते हैं दूसरी खबर का। ये है कि किस तरीके से हम देखते हैं लगातार जो सड़क हादसों हैं उनकी संख्या बढ़ती है। अब उसी को रोकने के लिए अब बेहतर रोड डिज़ाइन पर कहीं ना कहीं जोर जो है वो दिया जाएगा। हम देख सकते हैं क्योंकि देश भर में बड़ी संख्या में हम देखते हैं इस तरह के लगातार मामले सामने आते हैं, लेकिन अब खासतौर से अगर बात की जाए तो गुणवत्तापूर्ण जो रोड डिज़ाइन है उसकी ऑडिटिंग और ट्रेनिंग का काम जो है वो अब सौंपा गया है। भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को ये जिम्मेदारी दी गई कि कैसे ना सिर्फ जो हादसे हैं इनकी संख्या को हम करें, बल्कि जब हम सुरक्षित यातायात की बात करते हैं कैसे उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। और अब क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कैसे भारत में विकास हो रहा है जब रोड कनेक्टिविटी की बात की जाती है, लेकिन वो और ज़्यादा सुरक्षित भी रहे इस पर भी अब फोकस है। और अब हम देख सकेंगे जो सड़क हादसे हैं वो शायद कम होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर डिज़ाइनिंग जो है इस तरीके की जाएगी जिसके चलते इन हादसों में भी कमी आए और भी ज़्यादा सुरक्षित रहें। और क्योंकि बात हम सड़क की कर रहे हैं तो सड़क परिवहन से ही जुड़ी अगली खबर है कि किस तरह से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो PM-E ड्राइव है, यानी कि बसों का संचालन कैसे वातावरण के अनुकूल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की अगर बात की, जो E-व्हीकल्स माने जाते हैं, उसमें 2800 बसें दिल्ली सरकार खरीदने की प्लानिंग कर रही है ताकि वायु प्रदूषण जो है वो कम हो पाए। अब साफ तौर पर इससे कहीं ना कहीं जो हवा की गुणवत्ता है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि AQI लेवल्स जो हैं वो अगर सही स्तर पर नहीं होते तो उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्यवर्धक जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। तो उस लिहाज से ये 2800 बसें जो नई खरीदी जाएंगी ये अगले वर्ष सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है और दिल्ली के मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। तो आज प्रेस रिपोर्ट्स में फिलहाल इतना ही है, लेकिन हम आपको लिए चल रहे हैं हमारे एक और खास सेगमेंट की तरफ जहां हम बात करने वाले हैं एक दिन एक उत्सव से जुड़ी हुई। तो एक दिन एक उत्सव में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर स्थित प्रसिद्ध नागनी माता मंदिर की, जहां जिला स्तरीय नागनी माता मेले का शुभारंभ हो गया है। श्रावण और भादो के दौरान करीब 2 माह तक चलने वाला ये मेला आस्था, लोक परंपरा और संस्कृति का अनूठा संगम है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब और जम्मू कश्मीर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। कांगड़ा जिले के नूरपुर स्थित प्रसिद्ध नागनी माता मंदिर में जिला स्तरीय मेले का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। नागनी माता मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का प्रमुख केंद्र है। मंदिर अपनी धार्मिक मान्यताओं और गर्भगृह के नीचे बहने वाली प्राकृतिक जलधारा के लिए भी प्रसिद्ध है। श्रावण और भादो के दौरान करीब 2 माह तक चलने वाले इस मेले में दूर दराज से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मेले में हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब और जम्मू कश्मीर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मंदिर के दोनों मुख्य प्रवेश द्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण यातायात प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से आयोजन को और आकर्षक बना दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर सुख, समृद्धि और परिवार के कल्याण की कामना की। 2 माह तक चलने वाला नागनी माता मेला केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का भी जीवंत प्रतीक है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं को जोड़ने वाला ये आयोजन क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और नया सवेरा में अब बात करते हैं मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई। देखते हैं कि क्या है आपके शहर में मौसम का हाल।
तो जाना आपने आपके राज्य, आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम और तापमान का हाल। इसी के साथ ही वक्त चला है नया सवेरा में आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आंचल क्या कुछ खास तस्वीरें आज? बिल्कुल, हम आपको दिखाएंगे रंग बिरंगे पंख फैलाकर मनमोहक अंदाज में नाचते मोरों का यह खूबसूरत नज़ारा। आप चाय की चुस्कियों के साथ लीजिए इन दृश्यों का लुत्फ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।